धार जिले में पत्रकारों पर जानलेवा हमला और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर धार जिला पत्रकार संघ ने कड़ा आक्रोश जताया। साथ ही अपने साथी पत्रकार संतोष चौहान पर प्राणघातक हमले को लेकर धार के पत्रकार लामबंद हुए और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह से मिले और उन्होंने धार एसपी से मांग की है कि पत्रकार पर हो रहे जानलेवा हमले पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को उचित कदम उठाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। आपको बता दें कि शनिवार को उमरबंद से पत्रकार संतोष चौहान को कवरेज के दौरान ग्राम पंचायत कलालदा के सरपंच राधेश्याम पटेल और सचिव मुन्नालाल रावत तथा उनके साथियों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा था, जिससे संतोष की स्थिति नाजुक बनी हुई है। संतोष पर प्राणघातक हमले को लेकर धार के पत्रकारों में काफी आक्रोश देखा गया। इसी के चलते आज धार के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बड़ी संख्या में पत्रकार साथी लोग एसपी कार्यालय इकट्ठा हुए और धार पुलिस अधीक्षक को इस घटना से संबंधित ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि संतोष पर प्राणघातक हमला करने वाले राधेश्याम पटेल सरपंच और सचिव मुन्नालाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले उनके साथियों पर भी मामला दर्ज हो, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, पत्रकार पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पत्रकार को न्याय दिलाना पुलिस का दायित्व है। जल्द कार्रवाई की जाएगी, किसी भी पत्रकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। इस दौरान जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष छोटू शास्त्री सहित बड़े संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथी उपस्थित थे। संतोष नाम का हमारा पत्रकार साथी जो उमरबंद में निवास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा सक्रिय पत्रकार है, उसके साथ वहीं के सरपंच और कुछ साथियों ने गंभीर मारपीट की थी। उसी तारतम्य में हम आज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह साहब से सभी साथी के साथ मिलने आए थे और अनुरोध किया उनसे कि जो मारपीट हुई है और मारपीट के बाद उसकी धाराएँ बढ़ाई जाए और जो अन्य नाम आरोपियों के पुलिस नहीं लिखे हैं वो भी नाम जोड़े जाए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, ताकि अन्य कोई माफिया, अन्य कोई दारा टाइप का आदमी पत्रकारों की भावना को, पत्रकारों की कलम को कुचलने का प्रयास नहीं करे। इसी बात को लेकर आज हम सब साथियों ने माननीय पुलिस सचिव को ज्ञापन दिया था और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और पत्रकारों की सुचिता और पत्रकारों की जो पत्रकारिता है उसकी रक्षा की जाएगी। लगता है आपको पत्रकार एकजुट होने से पुलिस पर दबाव पड़ेगा और उचित कार्रवाई होगी? नहीं, पत्रकार तो अमर भाई सब एक ही हैं और सभी लोग अपने कार्य में दक्ष रहते हैं। आज सभी पत्रकार साथी इकट्ठा हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के साथ जो लगातार घटनाएं हो रही थी वह कहीं ना कहीं हमें सब चिंता का विषय हो रही थी और कहीं ना कहीं पत्रकार साथियों में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा था। इसी बात को लेकर आज हमने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी और अनुरोध किया और उन्होंने भी कहा सच्चे और साफ मन से कि हम पत्रकारिता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और निष्पक्ष पत्रकारिता जिले में होना चाहिए, ये आश्वासन दिया है और हम मानते हैं कि अब जो है पत्रकार साथी बेखौफ होकर अपना धर्म निभाएंगे। कई जगह पर तो पत्रकारों पर झूठी एफआईआर भी होती है आदमी और संगठन पत्रकार लोगों से निवेदन है ऐसे एफआईआर झूठी होती है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? नहीं, अगर पत्रकारों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट हो रही है तो भैया आप संज्ञान में लाओ, उसकी विधिवत अपन जांच करवाएंगे और झूठी होगी तो उसे निरस्त करवाएंगे, कोई शक नहीं। ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। मुरैना में अवैध हथियारों का शौक युवाओं पर चढ़ा। मुरैना में खेत से अवैध कारतूस निकालते हुए अवैध पिस्तौल के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में खेत में रखे हुए 1 दर्जन कारतूसों को निकालते हुए दिख रहा है युवक। अवैध कारतूसों के साथ रखी हुई पिस्टल को उठाकर ले जाने का वीडियो युवक ने किया अपनी सोशल साइट पर अपलोड। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर।
राजगढ़ मिर्जापुर में जिले के निजी अस्पताल अब मंदिर नहीं, लूट के अड्डे बन चुके हैं। सरकारी नियमों और संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रखकर मरीजों की जेब काटने का खुलेआम खेल जारी है। जहां डॉक्टर देवता नहीं व्यापारी बन बैठे हैं, वहां गरीब जनता क्या उम्मीद लगाएगी। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि निजी अस्पतालों के संचालक प्रशासन को चुनौती देते अब नजर आ रहे हैं। अस्पताल या लूट खाना। राजगढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर और प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों से वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताजा मामला आकृति सर्जिकल ट्रामा सेंटर का है। डिलीवरी के नाम पर महिला मरीज को भर्ती किया। पहले परिजनों से 44,000 रुपए लेने की बात तय हुई, लेकिन डिलीवरी के बाद जांच और दवा के नाम पर कुल 61,000 रुपए की मांग की गई। परिजनों ने जब विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर दबाव बनाया कि पैसे नहीं दे सकते तो मरीज ले जाओ। स्थिति ये थी कि उन गरीब परिवारों के लिए किसी भूकंप से कम नहीं, जो इलाज के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं। सिस्टम सो रहा, संचालक मौज बना रहे। सरकार और प्रशासन के चुप्पे इस लूट की सबसे बड़ी वजह है। नियमों का गला घोट कर अस्पताल चलाना ये आम बात है। जिम्मेदार अधिकारी कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं और जनता गड्ढे में गिर रही है। गरीबों के लिए इलाज का मतलब कर्ज और अपमान। राजगढ़ के इन अस्पतालों में इलाज कम और शोषण ज्यादा हो रहा है। यहाँ इलाज नहीं, जेब का ऑपरेशन होता है। राजगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहा ये खुला खेल फरुक्काबादी बंद होना चाहिए, वरना ये दिन दूर नहीं जब यहाँ इलाज के बजाय मरीजों की उम्मीदों का दम घुट जाएगा। जिम्मेदारों को जागना होगा, वरना जहाँ शासन सोता है वहाँ शोषण होता है। अब वक्त आ गया है कि प्रशासन की आंखें खोली जाए और इस लूट के साम्राज्य पर ताला लगाया जाए। नाम है रामानंद। पिताजी क्या नाम है? दिनेश कुमार। थाना राहुल। क्या मामला है, क्या विवाद है? डिलीवरी था सर। तो विवाद कैसे हुआ? विवाद ये है कि हमसे बात हुआ था 44,000 पे लिखा पढ़ी हुआ था 44,000। अब यहाँ आज छुट्टी कराने आए तो बोल रहे हैं 61,000 दिया। अब हमें 61,000 कहाँ से दे पाएंगे? हम 44,000 देने के लिए सक्षम हैं सर। कौन सा हॉस्पिटल है? आकृति हॉस्पिटल में। कहाँ पे? ददरा में। बस आओ चलो। विशाल हिंदू सेना संगठन का मिलन समारोह आयोजन मध्य प्रदेश के रतलाम जिला इकाई द्वारा आज रविवार को पूर्णिमा के उपलक्ष्य में खेड़ापति हनुमान जी मंदिर बजाना रोड रतलाम में सुंदरकांड एवं संगठन का कार्यकर्ता मिलन समारोह एवं कार्य क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह दरबार महोदय, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह महोदय, संभाग अध्यक्ष पूरण सिंह और पिपावत महोदय के साथ प्रदेश एवं संभाग के पदाधिकारी एवं महिला पदाधिकारी गणों व साथ ही सम्मानित बंधुओं द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सभी का आत्मीयता पूर्ण स्वागत अभिनंदन किया गया। सो रतलाम जिला अध्यक्ष भाई राकेश जी शर्मा साहब, संभाग संगठन मंत्री ओम प्रकाश जी ओझा और संभाग अध्यक्ष महिला मोर्चा जयमाला जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा काजल जी पाटीदार, संभाग प्रचारक अमर विश्वकर्मा उज्जैन, जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह, जिला मंत्री नारायण जी धाकड़ एवं उनकी पूरी इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। विशाल हिंदू सेना संगठन के अलावा हमने कार्य करा है, कई ऐसे कार्य करे हैं जो अंडरग्राउंड किसी अन्य संस्था में। वो जब का जो मीटर चल रहा था उस समय धनमान का या ये वो उस समय हमने कार्य करा है। हमारा नाइट रात्रि विश्राम रतलाम में रहता था और हम जाते थे और 1.5 वर्ष हमने वो भी कार्य करा है। उसमें भी हमने वहाँ पे कई ऐसी चीजें देखी है, जैसे बच्चों को कन्वर्ट करना या उनको पिकनिक पे ले जाना इन ईसाइयों द्वारा। उस पिकनिक को हमने कई जगह बंद करवाया है। जैसे पिकनिक पे जाते हैं, आपको तो पता है, हमने देखा है एक भैरवगढ़ है, वो जो स्टेशन उसके पास हम गए थे। वहाँ पे क्या होता है, ये लोग जब बच्चों की पिकनिक बनाते हैं तो इनको ले जाते हैं एक तालाब या नदी में, उनकी पिकनिक करवाते हैं। फिर वहाँ 3 प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, एक लकड़ी की होती है। ये हमने करा है, जब हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में थे तब हमने देखा है। हमारा दौरा तो कई जगह हुआ है, हम जम्मू कश्मीर यानी कि आधे भारत से ज्यादा पहले घूम चुके हैं और कार्य कर चुके हैं। तो ये बच्चों की मानसिकता बिगाड़ने के लिए वहाँ पे पिकनिक खेलते हैं। फिर वहाँ पे जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है उनको पानी में डुबा देते हैं। ये तो सबको पता है, ये पहले हो चुका है और हमने देखा है। हम 15 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, तो रियल सत्य बात है। फिर लकड़ी गिराते हैं, फिर वो पानी में डालते हैं, वो लकड़ी तीर जाती है, फिर कहते हैं
कि चलो ये तुम्हारे भगवान कृष्ण गणपति पुराने हो गए, अब हमारे नए भगवान ईसा विष्णु को एक बार डाल के देखते हैं। वो तीर जाते हैं क्योंकि वो लकड़ी की रहती है, कलर रहता है उनके ऊपर, वो पता नहीं चलता है। तो मानसिकता वहीं से स्टार्ट होती है, धर्मांतरण की मानसिकता वहीं से स्टार्ट होती है। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे नर्मदा किनारे के ग्राम कड़माल में 8 से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया गया, जिसमें कथा का आयोजन स्वर्गीय उद्धव जी रूपाजी सतवाड़िया के सुपुत्र महेंद्र जी पाटीदार के द्वारा कराया जा रहा है। संगीत में भागवत कथा का वाचन पंडित दीपक जी उपाध्याय महुखोरा महादेव आश्रम लसूड़िया उज्जैन के मुख से किया जाएगा, जिससे ग्राम के महिला पुरुषों बच्चों ने आज की कलश यात्रा में अपने भाग लिया। कथा का अमृतपान 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। 22 दिसंबर को भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया है। संत सियाराम बाबा को पुष्पांजलि अर्पित कर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। टांडा धार नगर में प्रति पूर्णिमा के अवसर पर राम भक्त हनुमान का चोला श्रृंगार कर पूजन आरती की गई। आरती के पश्चात पधारे हुए नगर के हिंदू समाज के द्वारा हनुमान जी के अवतार के स्वरूप में विख्यात संत सियाराम बाबा के देवलोक गमन पर नगर वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि नरसिंह मंदिर पर प्रति पूर्णिमा के अवसर पर रामायण जी का पाठ, भगवान का चोला आरती श्रृंगार समिति के द्वारा किया गया। आरती के पश्चात पधारे समस्त धर्म प्रेमी जनता का प्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन होता है। वहीं आज संत सियाराम बाबा को पुष्पांजलि अर्पित कर खटराली के श्री राम भक्त मंडल के द्वारा गायन के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। मिर्जापुर चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम छोटा मिर्जापुर में तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आला अधिकारी एवं अमले की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान बनाकर कब्जा किए थे। बताया गया कि इस जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके कारण इस अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी। सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर एक बार फिर बुलडोजर कब्जा। भारी पुलिस वालों का तहसील प्रशासन के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण को हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया। तहसील प्रशासन ने पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को कब्जा देकर तार द्वारा घेर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर छात्र लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरा ओर सोमवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर जेल प्रहरी और जेल उप निरीक्षक की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि भिंड, मुरैना, सीधी और ग्वालियर के जो सेंटर हैं उसमें 100 में से 101 नंबर दिए जा रहे हैं, वहीं पर इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है। छात्रों का आरोप है कि इन सेंटरों में जिस तरह से फर्जीवाड़ा होता है उसमें छात्रों के अंक आने के बाद उन्हें कम कर दिया जाता है और उन्हें इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। पास होने के बाद भी वह बेरोजगार की श्रेणी में ही खड़े रहते हैं। लगातार ग्वालियर के जो सेंटर ऊपर व्यापम की भर्ती के दौरान भी जिस तरह से फर्जी वाले सामने आए थे वह अभी भी निरंतर जारी है। इसको लेकर कलेक्टर इंदौर को ज्ञापन देकर छात्रों ने मांग की है कि छात्रों की मांग मानी नहीं जाती है तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस प्रदर्शन से प्रदेश के 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मध्य प्रदेश शासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किस तरह की धांधली का आरोप लगाया? मैंने अभी तक जितनी भी परीक्षा दी है जिसमें मेरे सब में अच्छे नंबर है। इसमें जेल प्रहरी में मेरे 69 नंबर थे जिसमें 62 कर दिए गए। नॉर्मलाइजेशन में 8-8, 10-10 नंबर घटाए जा रहे हैं। एमपी पुलिस में मेरे 73 नंबर थे जिसमें भी मेरा नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स हुए पता नहीं है। उसका रिजल्ट जब मेरिट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं ओबीसी से हूँ, मेरी क्या इतनी औकात नहीं है कि मेरा 13% में भी मेरा हो सिलेक्शन। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि एमपी में नॉर्मलाइजेशन कोई चीज़ ना रहे, ये हट जाए और जो मेन ग्वालियर क्षेत्र के जितने भी सेंटर है उनको बंद किया जाए क्योंकि फर्जीवाड़े वहीं से हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। आपका नाम बताइए। मोनिका बावनिया। प्रदर्शन करने आए हैं, किस बात को लेकर? हमारी मांग ये है वन रक्षक, जेल प्रहरी और उप निरीक्षक का जो परीक्षा परिणाम आया जिसके अंदर धांधली हुई है उसमें निष्पक्ष जांच के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांग है? आपने 100 में से 101 नंबर भी 100 में से 101.66 मार्क्स भी आए हैं। नॉर्मलाइजेशन का घटिया बहाना लेकर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अपने मनपसंद व्यक्ति को और जो ज़्यादा पैसे देने वाले को टॉपर बनाने के चक्कर में सरकार ने ये परीक्षा परिणाम के अंदर धांधली की है। कौन सी परीक्षा हुई थी? ये वन रक्षक, जेल प्रहरी, उप निरीक्षक का परीक्षा परिणाम आया 20 महीने बाद और इतना लेट इसलिए दिया गया ताकि लोगों का ध्यान नहीं जाए। अब 15-20 दिन बाद एमपी पुलिस का परीक्षा परिणाम दे देंगे ताकि इनको ये लगेगा कि चलो सब कुछ अच्छा हो गया, कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी चाल है, सोची समझी साजिश है मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करना है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 7 लाख युवा प्रभावित है। आगे क्या रुख रहेगा आपका? आगे क्या रुख रहेगा? अगर हमारी मांग अगर यहाँ नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे भोपाल। ज्ञापन देने आए आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल प्रजापति। माही डैम से नहर का संचालन हुए 1 माह से अधिक का समय हो गया है, किंतु गुड़बात खाल के गुगरी क्षेत्र में अभी तक नहरें सूखी पड़ी है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसान दूसरे महंगे साधनों से फसलों की सिंचाई करने को मजबूर हैं, मगर वह भी पर्याप्त नहीं है। किसानों ने प्रशासन से नहर में पानी छुड़वाने की मांग की है। नहर में पानी न होने से किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 1 माह से नहर चालू हो गई लेकिन हमारे क्षेत्र में पानी अभी तक नहीं आया। समस्या के बारे में विभाग के अधिकारियों को कई बार बताया गया लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों का आरोप है कि पिछले करीब 8 वर्ष से नहर में पानी नहीं है। शुरुआती दौर में पानी छोड़ा गया किंतु करीब 8 साल बीत चुके हैं, पानी नहीं छोड़ा गया। किसानों के अनुसार जब पानी की जरूरत है तब नहर सूखी पड़ी है और नहरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 300 से अधिक किसानों को नहर में पानी छोड़े जाने से लाभ हो सकता है। पानी न मिलने से किसान चिंतित है। किसानों के अनुसार खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयां महंगी होने से किसान पहले ही परेशान है। अब उनको नहर का पानी भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनकी परेशानियां और बढ़ते जा रही हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष किसानों को पानी के लिए जूझना पड़ता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। हर साल नहर की आस में फसलें चौपट हो जाती हैं। आपका? देवजी बाबा सर। क्या समस्या है? यही है सर कि ये पानी जिस साल से बंदी हुई है उस साल 2 साल या 3 साल नहर आई, उसके बाद ना तो नाले में पानी है ना नहर में पानी है। हम हर साल मतलब ऐसे ही मतलब करते, वो बीज अभी तक खेत में बोए हुए पड़े हैं और आगे से बोले हैं कि हाँ नहर चल रही है, चौकीदार के बोले हैं कि हाँ नहर चल रही है, तो हमारे बाल बच्चे कैसे पड़ेगा सर? अभी तक पानी नहीं पहुंचा है? बूंद भी पानी नहीं है, नाले में पानी नहीं है और नहर में भी पानी नहीं है। अच्छा, ये समस्या आपको कितने सालों से आ रही है? ये कम से कम 8 साल से सर। अच्छा हाँ। तो अभी तक यहाँ पर 8 सालों से पानी नहीं आया? नहीं आया हमारे इधर पानी सर। अच्छा, कहीं कहीं बीच में पानी दिखाई भी दे रहा है, तो ये कैसे पहुँचा है? ये तो कभी कभी ये बीच में तो माही नदी से पानी वो लाए पाइपलाइन डाल के। अच्छा, लेकिन नहर का पानी नहीं है? नहर का पानी नहीं है। अच्छा। ये तो वहाँ मोटर डाल के लाए पानी। क्या नाम है आपका? शंकर गुजर।
अच्छा, आप लोग अभी नहर पर एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि अभी हमारे 10 जहाँ से नहर बनी है सिर्फ 2 या 3 साल नहर आई है, अभी तक पानी नहीं आया इसमें। और हर साल हम जो भी है अधिकारी अवगत कराते हैं पर इस पे ध्यान नहीं देते कोई भी। अच्छा, इस वर्ष भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, तो आपने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी? आज बिल्कुल जानकारी दी। क्या क्या कहना है उनका? बस आ जाएगा पानी, वो यही कहते और कुछ नहीं बोलते हो तो। अच्छा, लेकिन पानी नहीं आया? पानी नहीं आया अभी तक। कितने किसान इस नहर से जुड़े हुए हैं? करीबन 300 साढ़े 300 किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सभी की फसलें सभी के मतलब गेहूँ बो रखा है, अभी तक पानी नहीं, सूखी पड़ी है सब जमीन। ठीक है, अगर पानी नहीं पहुँचता है तो क्या है अगला रुख आपका, क्या कदम होगा? अगर पानी अगर नहीं पहुँचा है तो हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? जुझार सिंह राठौर। क्या समस्या है आज आप लोग माही नहर पर एकत्रित हुए हैं, क्या है मामला? जी सर, नहर में एक तो रखरखाव नहीं है, उसके बाद में 2012 के बाद में 2 साल पानी आया था, उसके बाद में पानी नहीं आया। और समस्या हमारी 300 किसानों की है, 400 हेक्टेयर ज़मीन में वो सूखी पड़ी है सर। अच्छा, तो अभी तक माही परियोजना की ओर से यहाँ पर पानी नहीं आया सर। नहर की सफाई भी हुई है लेकिन? नहीं हुई सर, अभी तक नहीं हुई। हमने कार्रवाई भी की थी, बाकी कोई सुनवाई नहीं करी सर। अच्छा, जो इन्होंने जो नियमानुसार, जो चक्रानुसार जो पानी देना था जी, उसमें यहाँ का नाम भी था, तो रिकॉर्ड में सर हमारा नाम, पैसे भी आ रहे हैं हमारे, बाकी पानी नहीं आया सर अभी तक। अच्छा, ठीक है। आपने अधिकारियों को इस बारे में कोई अवगत करवाया या शिकायत दी? चौकीदार को भी बोला हमने, एसडीएम साहब को भी बोला सर, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ईश्वर। अच्छा, आपके यहाँ पे माही नहर में पानी नहीं पहुँचा है और नहर जगह जगह से जर्जर भी हो रही है, तो क्या है पूरा हालत किस तरह से? सर 6 गांव लगता है यहाँ पे, 6 गांव लगता है, जिसमें से 2 या 3 साल नहर चली है, जिसके बाद कभी भी नहर पानी आया नहीं है यहाँ पे। और 300 से 400 लोग यहाँ से परेशान है। खेती बो रखे है सर, सूख रही है, इसी के लिए हम परेशान है। नहर पूरी टूटी हुई है, जगह जगह से टूट फूट, या पानी किधर से भी नहीं आ रहा सर। और नाले में था जब तक हमने पिलाया, और अभी कुछ भी पानी नहीं है सर। इसी के लिए हम सूख रहे हैं, गेहूँ सूख रहे हैं, हम भी सूख रहे हैं, सब सूख रहे हैं सर। इसी के लिए हम परेशान है। परेशानी हमको भुगतनी पड़ रही है सर, और बहुत दुख उठाना पड़ रहा है सर हमको। इसीलिए हम यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसके बाद हमको सब ने बुलाए, अधिकार को बुलाए, आप ये लोग भी आए हैं, पत्रकार लोग आए, सब लोग आए हैं। इसी के मामले में हम परेशान हैं, इतने परेशान हैं सर कि दुनिया भर से कर्जा ले रखा हमने, और क्या करेंगे सर अब हम। बस इतना ही मेरा निवेदन है सर बोलने का। माही परियोजना को आपने सूचना दी तो उनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी सुनवाई नहीं हुई सर। कितने साल से बोल रहे, लेकिन हर साल बोलते हैं सर, लोग आते हैं बताते हैं यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये कर देंगे, वो गेट बना देंगे, ये गेट बना देंगे, किसी साल नहीं बना सर। और ठेठ से हम 8 साल से परेशान यही करे सर, 8-9 साल हो गए अभी तक। ठीक। दिन पर दिन पत्रकारिता का काम जोखिम भरा होता जा रहा है। पत्रकार के लिए कवरेज करना किसी जोखिम से कम नहीं। किसी भी भ्रष्टाचारी की खबर चलाई जाए तो वह गुंडई पर उतर जाता है और पत्रकार पर प्राणघातक हमला करता है, या फिर पत्रकार पर झूठा मामला दर्ज करवा देते हैं। कहने को तो पत्रकार देश में चौथा स्तंभ कहलाता है, लेकिन ना तो पत्रकारों को सुरक्षा है और ना ही कोई सुविधा मिल पाती है। जब भी कोई मामला पत्रकार के खिलाफ आता है तो तुरंत उस पर मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन जब पत्रकार पर कोई गुंडा हमला करता है तो गुंडे के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस भी इतिश्री कर लेती है। ऐसे में भ्रष्टाचारी और गुंडे किस्म के लोगों को बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। बता दें कि जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत कल्लादा के सरपंच राधेश्याम पटेल सचिव मुन्नालाल ने कवरेज पर गए पत्रकार संतोष चौहान और उनके साथी को जमकर पीटा तथा उनके मोबाइल फोड़ दिए और माइक आईडी जला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार संतोष चौहान और उसके साथी को 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटते रहे। जैसे तैसे वे वहां से भागे तो सरपंच के साथियों ने रास्ते में फिर उन पर प्राणघातक हमला किया, जिससे पत्रकार संतोष को गंभीर चोटें आई। संतोष को उसके साथी अमरवंश अस्पताल ले गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत भोज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर पत्रकार संतोष और उसके साथी का उपचार जारी है। बताया जाता है कि सरपंच राधेश्याम पटेल आदितन अपराधी है, जिस पर कुछ साल पहले उमरबन चौकी पर हमले के आरोप में मामला दर्ज है और राधेश्याम पटेल भाजपा से ताल्लुक रखता है। यही वजह है कि राधेश्याम पटेल पत्रकार पर हमला करने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहा है। तो वहीं पत्रकार संतोष चौहान और उसके साथी पर प्राणघातक हमला होने पर उमरबन चौकी में सरपंच सचिव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि डॉक्टर की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। ये सही है कि धार जिले में पिछले कुछ समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर
लगातार हमला हो रहा है और हमें आश्चर्य इस बात का है कि आखिर इन माफियाओं को कोई डर नहीं रहा कि वे लगातार हमारे पत्रकार साथियों पर हमला कर रहे हैं, चौथे स्तंभ को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। कल उमरबंद क्षेत्र के हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी संतोष के साथ वहाँ के कतिपय लोगों ने जबरदस्त मारपीट की। वो तो भगवान का शुक्र है कि साथी लोग उसे बचा कर ले आए, अन्यथा उनके मंसूबे बहुत बड़े थे और अभी भी भाई संतोष धार जिला मुख्यालय पर उपचारार्थ इलाज करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर पत्रकारों पर हमले हमारे लिए आसानी हो गए हैं और हम शासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम धार जिले में मीडिया को कुचलने की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है, कृपया इसे शीघ्र कुचले, अन्यथा पत्रकारों के लिए बड़ा आंदोलन हम करेंगे जिससे शासन का और सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। संतोष का प्रॉपर इलाज भोज हॉस्पिटल में हो रहा है और पुलिस ने जैसा उसने बताया कि उसकी बताई हुई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन हम मेडिकल का वेट कर रहे हैं। मेडिकल जैसे ही होता है उसमें हम धाराएं बढ़वाएंगे और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, ताकि और हम पुलिस अधीक्षक से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि वे इन आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें, जिससे लोकतंत्र में कुचलने वाले हमारे साथियों का बचाव हो सके और अन्य कोई माफिया पत्रकारों को डराने, धमकाने और मारने का प्रयास न करें। और अब अगली खबर सूरत से। सूरत की सारोली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुंबई से सूरत तक नकली नोट पहुंचाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। हिंडौली पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से 2.5 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए। भारतीय करेंसी नोटों के साथ नकली नोट चलाकर बैंकों और अन्य जगहों पर धोखाधड़ी की गई है। ये गैंग असली नोट ऊपर और नीचे रखकर बीच में नकली नोट रख देते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को दत्तात्रेय, शिवाजी रोकड़े, गुलशन, अजीत गूगल, राहुल बोनम, विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को सूरत में प्रवेश करते समय नेओल चेकपोस्ट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 1,06,400 रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत 500-200 के नकली नोट बरामद किया है। નોટ છે એના કોઈ નંબર નથી, એટલે ઇન્ડિયન કરન્સીની નોટ હોય એની ઉપર દરેક નોટનો સ્પેસિફિક નંબર હોય અને એની ઉપર લખ્યું છે ફોર શૂટિંગ પર્પઝ ઓનલી, એટલે આ નોટ જોતા પ્રાઇમા ફેસી ખબર પડી જાય કે આ નોટ ખરી ઇન્ડિયન કરન્સી નોટ નથી, પણ બાકીનો બધો સિમ્બોલ ખરો એ દૂરથી જોતા એવું લાગે કે આ 200ની નોટ છે, પરંતુ નોટ જોતા આની ઉપરના નીચે બંને સાચી નોટો મૂકેલી, જેથી જનરલી માણસ ઉપરથી આમ જુએ તો એને સાચું 500નું 200નું બંડલ દેખાય, એ રીતે છેતરપિંડીની એમો હતી। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत सर, स्पेशल कमिश्नर सेक्टर 1 बाबांग जमीर सर के मार्गदर्शन और सूचना के तहत इंडियन करेंसी की मार्केट में जाली नोट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सूचना देने के तहत सारोली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री संदीप बेकरिया और उनकी टीम नियोल चेकपोस्ट पे वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान इंफॉर्मेशन के तहत इन्होंने 3 इसम को उनके लगेज के सहित चेकिंग करके तलाशी लेते हुए उसमें 500 रुपीज़ की इंडियन करेंसी की और 200 रुपीज़ की इंडियन करेंसी की नोट के बीच में भारतीय बच्चों के बैंक ऐसा नोट बरामद किए हैं। उसमें 43,500 की नोट के बीच 500 के नोट मिले और 21,200 के नोट मिले। उसमें ऊपर नीचे के नोट इंडियन करेंसी के सही नोट थे, बाकी भारतीय बच्चों के नोट थे और 3 मोबाइल भी बरामद किए। कुल 1,06,400 रुपये का मुद्दा माल हस्तगत किया है। ये तीनों एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पूछपरछ के दौरान उन्होंने बताया कि सूरत के मार्केट विस्तार में और बैंक के आसपास में जहां लोगों की भीड़ होती है वहां ये नोट एक्सचेंज करते हुए उनके सही इंडियन करेंसी की नोट उनके पास
लेने की उन्होंने प्लान बनाया था और ये चीटिंग करने से पहले ये तीनों एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है और सूरत शहर पुलिस को ये बड़ा चीटिंग होते हुए रोकने में कड़ी सफलता हासिल हुई है। सर बच्चे का बैंक का जो नोट कहाँ से लाते थे लोग और यहाँ पे कौन कौन से इलाके के नज़र में? यहाँ आके मार्केट विस्तार में और जहाँ बैंक एरिया ज़्यादा थे वहाँ टारगेट करने के उन्होंने प्लान बनाया था। इनके साथ कोई दूसरा जुड़ा हुआ और ये एक बंदे का नाम आ रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी।